मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बैरिया में विज्ञान का शिक्षक हूँ। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग कक्षा 9 के दूसरे अध्याय दूसरे चैप्टर यानी कि टिश्यू या उत्तक के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि इस विषय को समझें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आपका जीव विज्ञान के लिए। और आप इसे अगर समझ जाते हैं तो आपकी रुचि जो है जीव विज्ञान में बढ़ेगी और आगे जब आप जीव विज्ञान में पढ़ाई करने लगेंगे तो बातें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। अगर इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो जीव विज्ञान को पढ़ने में आपको भय लगेगा और अगली कक्षाओं में जब आप इससे पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को आप पढ़ें और सीखने का कोशिश करें। तो टॉपिक पे आते हैं बच्चों। तो आज जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, टिश्यू या उत्तक। तो इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने कोशिकाओं यानी कि सेल के बारे में पढ़ लिया होगा। आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू या उत्तक। ये टिश्यू या उत्तक क्या होता है बच्चों, इस बात को हम लोग आज पहले समझते हैं, इसको परिभाषित करते हैं, इसके जो डिफरेंट टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो टिश्यू या उत्तक क्या है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम एक शब्द को हम लोगों को समझना पड़ेगा, संगठन। संगठन या जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। कोई संगठन या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इस बात को पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहले इस बात को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है टिश्यू को परिभाषित करते हैं। तो अगर बच्चों कोई तुमसे पूछे कि किसी संगठन या जो है ऑर्गेनाइजेशन का कुछ उदाहरण बताओ तो तुम क्या दे सकते हो? अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी संगठन का उदाहरण दो तो सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? स्कूल। स्कूल क्या है? एक संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है। और क्या है? और क्या है? हॉस्पिटल। क्या है? हॉस्पिटल। और क्या है? बैंक। ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है विभिन्न संगठन है। अब संगठन का निर्माण क्यों होता है और कैसे होता है, बात को समझते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे स्कूल एक संगठन है, इसका निर्माण क्यों हुआ है? तो किसी संगठन का जो निर्माण होता है बच्चों एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए होता है। जैसे स्कूल का निर्माण हुआ है शिक्षा प्रदान करने के लिए, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है आपको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, बैंक का निर्माण हुआ है कि भाई पैसे का लेन देन आसानी से हो, इसके लिए। यानी कि हर एक संगठन का क्या होता है, एक जो है विशिष्ट स्पेसिफिक काम होता है। और कोई संगठन क्या होता है, जैसे स्कूल एक संगठन है, इसका काम क्या है? इसका काम है शिक्षा प्रदान करना। तो यह संगठन कैसे बना है? तो जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि स्कूल क्या है, कि स्कूल में क्या है, शिक्षकों का एक समूह है। शिक्षकों का एक समूह है और शिक्षकों का समूह आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, एक कार्य को करते हैं। किस कार्य को करते हैं? शिक्षा को प्रदान करते हैं। उसी प्रकार हॉस्पिटल में क्या होता है कि भाई डॉक्टर्स का जो है समूह है, वो समूह क्या करता है, वह स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का काम करता है। उसी तरह से बैंक में क्या होता है, बैंक में जो है कि कुछ लोग होते हैं, बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, वो आपस में मिलजुल के एक कार्य करते हैं जिससे कि पैसे का लेन देन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। तो हम लोग पाते हैं कि ये स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक ये सब क्या है, संगठन है। यानी कि कुछ एक जैसे लोगों का क्या है, एक संगठन है जो कि किसी एक विशिष्ट कार्य को करते हैं। तो जिस तरह से हमारे समाज में ये इस तरह का संगठन बना हुआ है, क्या बना हुआ? संगठन। अच्छा, ये संगठन का क्या फायदा है? इस संगठन बनने से फायदा ये है बच्चों कि हमारे समाज में क्या हो जा रहा है, कार्य का विभाजन हो रहा है। संगठन क्या हो रहा है, कार्य का विभाजन हो रहा है। कार्य का विभाजन हो रहा है। कार्य का विभाजन हो रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि किसी संगठन के बनने से क्या फायदा होता है कि कार्य का विभाजन हो जाता है।
और कार्य के विभाजन हो जाने से क्या हो जा रहा है कि जो कार्य अच्छी तरह से संपादित हो रहा है। बात को समझिए। जैसे हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के संगठन का निर्माण हुआ है। क्यों निर्माण हुआ है? ताकि हमारे समाज में क्या कार्य का विभाजन हो जाए। कार्य का विभाजन हो जाने से क्या हो जाएगा कि जो है समाज में सभी काम क्या होगा, अच्छी तरह से होगा। अगर मान लो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ही क्या करें, हॉस्पिटल में जाके इलाज करने लगे, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो हर एक जो है संगठन का क्या होता है, एक विशिष्ट काम होता है। तो हमारे समाज में जिस प्रकार विभिन्न प्रकार का संगठन का निर्माण हुआ है, क्यों हुआ है? ताकि हमारे समाज में कार्य का विभाजन हो सके। उसी तरह बच्चों जो जीवधारी है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनके शरीर में भी विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित होते हैं और अलग अलग कार्यों को संपादित होने के लिए जो है उनके शरीर में भी संगठन बना हुआ है। किसका संगठन बना है? तो कोशिकाओं का संगठन बना हुआ है। कोशिकाओं का संगठन बना हुआ है। तो देखो जैसे शिक्षक के संगठन को स्कूल कहते हैं, है ना। डॉक्टर के संगठन जो जहां रहते हैं हॉस्पिटल कहते हैं, है ना। पैसों का आदान प्रदान जहां होता है वहां लोगों के संगठन को बैंक कहते हैं। उसी तरह कोशिकाओं के संगठन को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकाओं के संगठन को हम लोग कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं। तो उत्तक जीवधारी में उत्तक क्यों बनता है? तो समाज में संगठन क्यों बनता है? तो समाज में संगठन इसलिए बनता है ताकि कार्य का विभाजन हो सके, डिवीजन ऑफ लेबर हो सके। एक ही आदमी सभी काम नहीं कर सकता, इसलिए काम को बंटवारा कर दिए। तो जिस तरह से समाज में कार्य के विभाजन के लिए संगठन का निर्माण होता है, उसी प्रकार जीवधारियों में कार्य के विभाजन के लिए क्या होता है? टिश्यू का निर्माण या टिश्यू या उत्तक का निर्माण होता है। तो बच्चों टिश्यू क्या है? टिश्यू किसे कहते हैं और ये क्यों बना है? तो अब हम टिश्यू को परिभाषित करते हैं। भाई टिश्यू या उत्तक किसे कहते हैं? टिश्यू या उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक को हम लोग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि वैसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति बनावट एवं कार्य एक समान हो उसे उत्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अंग्रेजी में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? The collection of cells having similar structure, origin and function is called tissue. तो उत्तक या कोशिका, उत्तक या टिश्यू क्या है? उत्तक या टिश्यू क्या है? ये क्या है? ये कोशिकाओं के समूह। जिस तरह हमारे समाज में लोगों का समूह होता है, लोगों का समूह बना के संगठन बनता है, उसी तरह जीवधारियों में भी क्या होता है? कोशिकाएं जो होती हैं समूह बनाकर जो है उत्तक का निर्माण करती है। तो उत्तक का कार्य क्या होता है? हर एक उत्तक का क्या होता है? एक विशिष्ट कार्य होता है। जैसे हर एक संगठन का एक विशिष्ट कार्य होता है। स्कूल का एक विशिष्ट कार्य होता है, हॉस्पिटल का एक विशिष्ट कार्य होता है, ठीक है। उसी तरह से हर एक उत्तक का भी क्या है? एक विशिष्ट कार्य होता है। तो सभी उत्तक जो है क्या होता है? एक विशिष्ट कार्य को क्या करते हैं? संपादित करते हैं।
ठीक है। और इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण होता है कि भाई एक जैसे उत्पत्ति, बनावट एवं कार्य वाले कोशिकाओं के मिलने से क्या होता है? उत्तक का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीवधारियों में उत्तक का निर्माण क्यों होता है, कि why tissue is being formed in the organism, किसी जीवधारी में जो है उत्तक का निर्माण या टिश्यू का निर्माण क्यों होता है? तो इसका सवाल क्या, इस सवाल का उत्तर क्या निकल के आएगा कि जीवधारियों या ऑर्गेनिज्म में जो है उत्तक का निर्माण जो है कार्य के विभाजन के लिए होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए होता है। और जब उत्तकों के द्वारा कार्य का विभाजन हो जाता है तो क्या होता है? जीवधारियों में जो कार्य का जो संपादन होता है वह बहुत ही जो है अच्छी तरह से होता है। तो हम लोगों ने बच्चों परिभाषित किया किसको? उत्तक को, कि उत्तक या टिश्यू क्या है। तो सिंपल सी बात है कि उत्तक या टिश्यू क्या है कि ये क्या है? जो है कलेक्शन ऑफ सेल्स है, कलेक्शन ऑफ सेल्स है, या कलेक्शन ऑफ अगर हम कहें कि कोशिका है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि जीवधारियों में जो है उत्तक या जो है टिश्यू का निर्माण होता है। तो बच्चों हमारे लिए जो जीवधारी है, जीवधारी होने का क्या मतलब है? जीवधारी क्या है? जीवधारी हमारे लिए कौन है? अगर हम बात करें जीवधारियों की, तो जीवधारियों जैसे कि इसको अंग्रेजी में क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म। तो हमारे लिए ऑर्गेनिज्म जो है या तो क्या है? या तो पादप है, या तो क्या है? जंतु, या तो जंतु यानी कि एनिमल। क्या है? एनिमल। तो जो ऑर्गेनिज्म या जीवधारी या तो पादप हो सकते हैं या तो जंतु हो सकते हैं। तो ये जो उत्तक है ये पादप में भी पाए जा सकते हैं और जंतु में भी पाए जा सकते हैं। यानी कि जितने भी पादप और जंतु है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये सभी क्या है? उत्तक से बने हुए हैं। तो कहने का मतलब उत्तक कितने तरह का हो गया? उत्तक की अगर हम बात करें तो उत्तक जो है दो प्रकार का होती है। जो उत्तक प्लांट में पाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? पादप उत्तक कहेंगे। और जो जंतु में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? जंतु उत्तक। यानी कि जो उत्तक या टिश्यू है वो कितने तरह का हो गया? एक हम लोग कहेंगे प्लांट टिश्यू। क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू। और दूसरे को हम लोग क्या कर सकते हैं? एनिमल टिश्यू। क्या कर सकते हैं? एनिमल टिश्यू। हिंदी में कहना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पादप उत्तक। और दूसरा क्या कर सकते हैं? एनिमल टिश्यू। क्या कर सकते हैं? जंतु। कहने का मतलब है टिश्यू या उत्तक जो है पादप में भी पाए जा सकते हैं और जंतु में भी पाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पादप में पाए जाने वाले उत्तक और जंतु में पाए जाने वाले उत्तक जो है उसमें कोई विभिन्नता नहीं होगी, सारी बात समान होगी? तो इस सवाल का क्या उत्तर निकल के आता है? अगर बात को ध्यान से सोचे हम लोग तो हम पाएंगे कि नहीं, पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू जो है वो एनिमल टिश्यू से बिल्कुल अलग होता है। पादप उत्तक जो है वो जंतु उत्तक से क्या है? बिल्कुल अलग है। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो एनिमल से बिल्कुल अलग होते हैं। जो पादप होते हैं वो जंतुओं से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि पादप और जंतुओं में क्या अंतर है, किसी मान लीजिए कि जो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है ना, किसी पढ़े मान लीजिए कि अनपढ़ आदमी से भी अगर हम इस बात को पूछें कि बताइए पादप और जंतु में क्या अंतर होता है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा? इसका जवाब यही मिलेगा कि जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, वो एक जगह स्थिर रहते हैं और जंतु क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं?
घूमते फिरते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया, पौधों और जंतु में सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया कि पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, जबकि जंतु एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं तो पौधों में जो पाए जाने वाले जो ऊतक हैं वह क्या करेंगे, उनको स्थिर रखने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। और अगर जंतु एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो जंतु ऊतक जो है वो क्या करेंगे, उनको घूमने फिरने में क्या करेंगे, मदद करेंगे, उनको अनुकूलित बनाएंगे। यानी कि अगर बात को समझे तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि जो पादप ऊतक होते हैं, जो पादप ऊतक होते हैं, पादप ऊतक क्या होते हैं कि वो पौधों, ये जो है पौधों को क्या करते हैं, पौधों को क्या करते हैं, पादप ऊतक पौधों को स्थिर रखने में, मदद करते हैं, मदद करते हैं। जबकि जंतु ऊतक जो होता है उनके प्रजनन में मदद करते हैं, प्रजनन में यानी कि घूमने फिरने में क्या करते हैं, प्रजनन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो पहला बात है आपको समझना कि जो पौधे, जो प्लांट या पौधे हैं, पौधों में जो पादप जो ऊतक पाए जाते हैं उनको वो क्या करते हैं, उनको एक जगह स्थिर रखने में मदद करते हैं। जबकि जो जंतु ऊतक हैं उनको घूमने फिरने में मदद करते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है कि अगर पादप ऊतक उनको स्थिर रखने में मदद करते हैं, तो स्थिर, अगर कोई चीज एक जगह स्थिर है, अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहने के लिए उसे सहारे की जरूरत है। स्थिर रहने के लिए उनको क्या है, सहारे की जरूरत है। अगर मान लो कोई चीज एक जगह स्थिर है तो स्थिर रहने के लिए उसको क्या करना होगा, कुछ सहारे की जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई चीज घूम फिर रहा है तो उसे उतने सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ बच्चों कि अगर हमको किसी चीज को सहारा देना है, तो सहारा देने के लिए क्या चीज सही रहेगा, कोई जीवित चीज से सहारा दे या कोई मृत चीज से। मान लो कि कोई जो है, मान लो कोई चीज है, उसको हमको सहारा से खड़ा करना है, तो एक आदमी उसको सहारा देके खड़ा करे, या मान लो कोई जो है लकड़ी वगैरह से सहारा दे तो अच्छा रहे। तो सहारा देने में क्या है, क्योंकि सहारा देने में जो चीज, जो निर्जीव होते हैं, जो मृत होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। तो चूंकि पादप ऊतक जो है उन्हें सहारे की जरूरत होती है, और सहारा देने का काम जो होता है मृत कोशिकाएं जो है अच्छी तरह से करती हैं। इसलिए पादप ऊतक के अधिकतर जो कोशिकाएं होती हैं, अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, मृत होती हैं। क्या होती हैं, मृत होती है। यानी कि दूसरी बात क्या निकल के आई बच्चों कि पादप ऊतक के अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। क्या होती हैं, मृत होती हैं। जबकि जंतु कोशिका में क्या होती है कि जंतु कोशिकाओं में अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित होती हैं। क्या होती हैं, जीवित होती हैं। तो दो चीज क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने, क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने कि जो है, तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि जो पादप ऊतक होते हैं,
जो पादप ऊतक होते हैं वो पौधों को क्या स्थिर रखने में मदद करते हैं, जबकि जंतु ऊतक जो होते हैं वो जंतुओं को प्रजनन करने में मदद करते हैं, उन्हें अनुकूलित करते हैं। दूसरा हम लोगों ने क्या कहा कि चूंकि वो स्थिर रहते हैं, तो स्थिर रहते हैं तो उन्हें स्थिर रहने के लिए सहारे की जरूरत होती है, और सहारा देने का काम जो है जो मृत कोशिका होती हैं वो अच्छी तरह से करती है। इसीलिए जो पादप ऊतक होते हैं, पादप ऊतक के में जो है अधिकांश कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, जबकि जंतु ऊतक में जो है अधिकांश जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित होती हैं। अच्छा, अब ये बताओ बच्चों कि अगर मान लो कि कोई कोशिका मृत है और कोई जीवित है, तो मृत कोशिका को जो है ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, या कि जो है तुम्हारा जीवित कोशिका? तो उत्तर निकल के आता है कि भाई मृत कोशिकाओं को जो है ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है ज्यादा, और जीवित कोशिकाओं को क्या होगी, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करें तीसरी बात क्या कहें कि जो है जो पादप ऊतक होते हैं, पादप ऊतक में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, अधिक होती है, आवश्यकता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्या कहते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्यों कम होती है? क्योंकि इनमें अधिकांशतः जो है कोशिका क्या होती है, मृत होती है, जबकि जंतु जो ऊतक होते हैं उसमें ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता ज्यादा होती है। तो देखो अभी तो क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक में क्या अंतर है। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो पादप ऊतक होते हैं वो पौधों को स्थिर रखने में मदद करते हैं, यानी स्थिर रखने में के लिए अनुकूलित करते हैं, जबकि जंतु ऊतक क्या होते हैं, जंतुओं को प्रजनन करने में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जो पादप ऊतक होते हैं वो चूंकि एक जगह स्थिर रहते हैं इसलिए उन्हें सहारे की जरूरत होती है, और सहारा देने का कार्य मृत कोशिका अच्छी तरह से करती है। इसलिए पादप ऊतक में के जो अधिकांश कोशिका होती है वो क्या होती है, मृत होती है, जबकि जंतु ऊतक होती है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती है, ठीक है, उन्हें सहारे की जरूरत बहुत कम होती है, इसलिए इसमें जो अधिकांशतः कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, जीवित होती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता में बात करें तो चूंकि पादप ऊतक के अधिकांशतः कोशिका क्या होती है, मृत होती है, तो जो मृत है उससे ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। जबकि जंतु कोशिका, जो जंतु ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है, इसलिए उनमें ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब चौथा हम लोग बात करें कि जो पौधों में अगर हम वृद्धि की बात करते हैं कि भाई वृद्धि, तो हम लोग पाएंगे क्या कि पौधों में हर एक भाग जो है एक समान वृद्धि नहीं करता, कुछ भाग जो है वृद्धि करता है और कुछ भाग वृद्धि नहीं करता है। तो यानी कि पौधों में जो है वृद्धि एक समान नहीं होती। तो अगर पौधों में जो है वृद्धि एक समान नहीं होती, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में जब तक वृद्धि होता है तो वृद्धि हर एक भाग में लगभग एक समान होता है। तो देखो वृद्धि का कारण क्या है कि जो जीवधारियों में वृद्धि कैसे होता है, तो जीवधारियों में वृद्धि होने के लिए कोशिका को विभाजित होना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पादप में क्या होता है कि वृद्धि हर एक जगह नहीं होता, वृद्धि हर एक जगह नहीं होता, कुछ जगह वृद्धि होता है, कुछ जगह वृद्धि नहीं होता। जहां वृद्धि होता है तो वहां पे क्या होता है, कोशिका विभाजित होती है, और जहां वृद्धि नहीं होता है वहां कोशिका क्या होता है विभाजित नहीं होती है। यानी कि जो है पादप ऊतक की कुछ कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं और कुछ जो है विभाजित नहीं हो सकती है, परंतु
जो है जो जंतु कोशिका जो जंतु ऊतक है, तो चूंकि जंतुओं में क्या होता है कि जंतुओं में वृद्धि जो है लगभग एक समान होता है, यानी जंतु ऊतक में जो है उस जंतु ऊतक की कोशिकाएं जो है विभाजित होती रहती है, जीवन भर क्या होती है वो विभाजित होती रहती है, जब तक उनका विभाजन का टाइम है तब तक वो क्या होता है विभाजित हो सकती है। अगर चौथा पॉइंट अगर हम लोग बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पादप ऊतक जो है पादप ऊतक की कोशिका की जो है पादप ऊतक की कोशिका विभाजित एवं विभाजित क्षेत्रों में बटी होती है, क्षेत्रों में क्या होती है बटी होती है। लेकिन जंतुओं में इस प्रकार का बंटवारा नहीं होता है कि कुछ भाग में जो है विभाजित करने वाले और कुछ जगह में क्या है अविभाजित करने वाले जो है कोशिका पाई जाएंगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या पाया बच्चों कि जो है पादप ऊतक और जंतु ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। किस प्रकार भिन्न होती है? तो एक बार दोहराए बात को कि भाई पादप ऊतक का पहला क्या बात हुआ कि पादप ऊतक पौधों को क्या है स्थिर रखने में मदद करती है, जबकि जंतु ऊतक जो है जंतुओं को प्रजनन में मदद करती है। दूसरा, चूंकि पादपों को एक जगह क्या होता है स्थिर रहना पड़ता है, तो उन्हें सहारे की जरूरत होती है, और सहारा का काम क्या कौन कर सकता है? मृत कोशिका अच्छी तरह से कर सकती है। इसलिए पादप ऊतक के अधिकांशतः कोशिकाएं क्या होती है मृत होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं की अधिकांश जो है वो क्या है कोशिकाएं क्या होती है जीवित होती है। मृत कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पादप ऊतकों को जो है ऊर्जा की आवश्यकता क्या होता है बहुत कम होती है। जंतु ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है जीवित होती है, इसलिए उनमें ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। और चौथा हम लोगों ने क्या बात किया कि पादप ऊतक में क्या होता है, पादप ऊतक में जो है कुछ भाग में जो है विभाजित करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं और कुछ भागों में विभाजित न होने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन जंतु ऊतक में क्या है सभी कोशिकाएं लगभग क्या होती है विभाजित होती हैं, इसलिए इस तरह का विभाजन जंतु जो है ऊतक में नहीं होता है। तो बच्चों चूंकि पादप ऊतक और जो है जंतु ऊतक में इतनी विभिन्नताएं हैं, इसलिए हम लोग पादप ऊतक और जंतु ऊतक को एक ही तरीके से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है पादप जो है ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो जब हम एक एक करके बात को समझते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू, उसके बाद पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। तो देखो इतनी चर्चा से हमको ये बात समझ में आया कि जो पादप ऊतक होते हैं उसमें क्षेत्र विभाजित होते हैं, जो प्लांट क्षेत्र विभाजित होते हैं, जो पादप होते हैं उनमें कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या होता है कि विभाजित होने वाली कोशिका पाई जाती है, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें कोशिका विभाजित नहीं होती। तो इसी को आधार बना के हम लोग जो है ऊतक का क्या कहते हैं ऊतक का पादप ऊतकों का वर्गीकरण करते हैं। तो एक एक करके हम लोग बात को हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि जो है ऊतक यानी टिश्यू क्या है दो तरह का होता है, भाई पादप ऊतक और जंतु ऊतक, और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसलिए हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, उनके वर्गीकरण को जो है अलग अलग तरीकों से समझेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी पादप ऊतक की।
किसकी? पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू यानी कि पादप तो देखो पादप ऊतक जो है हम लोग जो है या प्लांट टिश्यू उसको दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक, क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक यानी कि हिंदी में कहेंगे विभज्योतक ऊतक, और दूसरा क्या कहेंगे? परमानेंट। क्या कहेंगे? परमानेंट यानी कि अस्थायी। क्या हो गया? अस्थायी। तो ये जो पादप ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक और दूसरे को क्या कहते हैं? परमानेंट यानी कि विभज्योतक, और दूसरा क्या है? अस्थायी। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक किसे कहते हैं? तो देखो विभज्योतक मतलब जिनकी कोशिकाएं विभाजित हो सकती, यानी ऐसी पादप ऊतक जिनकी कोशिकाएं क्या हो सकती है? विभाजित हो सकती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। और जिनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती उनको हम लोग क्या कहेंगे? परमानेंट या अस्थायी। तो क्या समझा हम लोगों ने बच्चों कि पादप ऊतक कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक हो गया मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक, और दूसरा क्या हो गया? परमानेंट यानी अस्थायी। ठीक है। साधारण सी बात है कि विभज्योतक किसे कहेंगे? विभज्योतक किसे कहेंगे? तो ऐसे पादप ऊतक जिनकी कोशिका विभाजित हो सकती है, विभाजित हो सकती है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक। और जिन ऊतकों की कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? परमानेंट यानी कि अस्थायी। ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि भाई पादप क्या ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है, और जिन ऊतकों की कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग विभज्योतक कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। और जिनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग परमानेंट कहते हैं या अस्थायी कहते हैं। ठीक है। अब देखो पादप में जो ये मेरिस्टेमेटिक जो होता है, जो विभज्योतक होता है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है वृद्धि करना। इनका कार्य क्या होता है? वृद्धि करना। पौधों में जो वृद्धि का काम होता है, जहां भी वृद्धि का काम होता है, वो वृद्धि का काम कौन करता है? और वृद्धि का काम कौन करता है? विभज्योतक करता है यानी कि मेरिस्टेमेटिक काम करता है। और दूसरा क्या है? परमानेंट यानी कि अस्थायी। तो पादपों में जो है वृद्धि के अलावा और भी कई कार्य होते हैं। तो वृद्धि के अलावा और जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्य जो है परमानेंट या अस्थायी ऊतकों के द्वारा संपादित होता है। तो और पादप क्या कार्य करते हैं? कार्य क्या करते हैं? तो देखो पौधों में क्या होता है? सहायता प्रदान करना, ठीक है, रक्षा करना, संवहन करना, चीजों का संवहन करना, ये सभी कार्य हैं। और इन सब कार्यों को जो है संपादित कौन करता है? अस्थायी। तो देखो बात को समझो बच्चों कि जो होता है पादप जो है, पौधे जो होते हैं वो कई तरह के कार्य करते हैं। पौधे कई तरह के कार्य करते हैं। क्या भाई पौधों में क्या क्या कार्य होता है? तो पौधों में क्या होता है? वृद्धि होता है। पौधों में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो वृद्धि का कार्य कौन करता है? वृद्धि का कार्य विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक करता है। और बाकी जितने भी कार्य जैसे पौधों को सहायता प्रदान करना,
पौधों की रक्षा करना, पौधों में चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये सारे कार्यों का जिम्मा कौन लेता है? इन सभी कार्यों का जिम्मा अस्थायी या परमानेंट जो है पादप उत्तक जो है ये कार्य करता है। तो बातों को समझ गए कि जब मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है वृद्धि, वृद्धि में मदद करना, वृद्धि में मदद करना। और अस्थायी या परमानेंट का मुख्य कार्य क्या है? अस्थायी या परमानेंट का मुख्य कार्य है सहायता प्रदान करना। देखिए कैसे सहायता प्रदान करता है? पौधों की रक्षा करना, पौधों में चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये सारे कार्य का जिम्मा कौन लिया हुआ है? ये सारे कार्यों का जिम्मा अस्थायी या परमानेंट उत्तक ने लिया हुआ है। और वृद्धि, पौधों में जो वृद्धि है, वृद्धि कराने का जिम्मा किसने लिया हुआ है? तो वृद्धि कराने का जिम्मा विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक जो है पादप उत्तक ने लिया हुआ है। तो इस तरह से तो हम लोगों ने कार्य को समझा कि जो है ये जो है मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक का कार्य क्या है और परमानेंट यानी अस्थायी का जो है वह कार्य क्या है। ठीक है, तो कार्य को हम लोग समझ गए। अब एक एक करके हम लोग बात को और अच्छी तरह से समझते हैं कि देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक है इसकी कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित। उनकी कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित होती है। लेकिन जो अस्थायी है उनकी कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। तो बात को समझते हैं, इसकी विभाजित हो रही है। अगर विभाजित हो रही है तो यानी कि जो चीज विभाजित हो रही है और जो चीज विभाजित नहीं है, तो बताओ इसमें क्रियाशील कौन है ज्यादा? कौन एक्टिव है? कौन ज्यादा एक्टिव है? तो सवाल ये उठता है कि जो विभाजित हो रही है वो क्या होता है? ज्यादा एक्टिव है। वो क्या है? ज्यादा एक्टिव है यानी कि क्रियाशील है। और जो कोशिकाएं विभाजित नहीं है वो क्या है? लेस एक्टिव है, क्रियाशील नहीं है। कहने का मतलब कि चूंकि विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं क्या होती हैं? वो विभाजित होती है। तो चूंकि विभाजित होती है इसीलिए वो क्या होती है? ज्यादा क्रियाशील होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है। क्रियाशील मतलब ज्यादा एक्टिव होती है, एक्टिव होती है, ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन जो परमानेंट होती है वो क्या होती है? कम एक्टिव होती है। वो क्रियाशील क्या होती है? वो कम होती है। तो दूसरा बात क्या सीखा हम लोगों ने बच्चों कि जो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक जो है, जो उत्तक है, उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? ज्यादा एक्टिव होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है। और जो अस्थायी जो है उनके जो कोशिकाएं होती है उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। अच्छा, अब मान लो कि कोई कोशिका है ज्यादा एक्टिव, ज्यादा एक्टिव। अगर ज्यादा एक्टिव है इसका मतलब क्या है? ज्यादा एक्टिव है मतलब क्या है? इसमें पोषक तत्व ज्यादा है। उस कोशिका के अंदर क्या है? पोषक तत्व क्या है? ज्यादा है। तो पोषक तत्व ज्यादा से कोशिका में क्या होता है? कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। अब कोशिका द्रव्य में अगर पोषक तत्व ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य क्या होगा? गाढ़ा होगा, सघन होगा। और गाढ़ा और सघन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो डिवाइड करेगा। तो जो मेरिस्टेमेटिक यानी कि जो विभज्योतक होती है उनकी कोशिका द्रव्य क्या होती है? कोशिका द्रव्य क्या होती है? कोशिका द्रव्य क्या होती है? उनकी कोशिका द्रव्य जो होता है गाढ़ी या सघन होती है। क्या होती है? सघन होती है। और जो परमानेंट होता है उसमें उनकी जो कोशिका द्रव्य होती है सघन नहीं होती है, सघन नहीं होती है, सघन नहीं होती है, सघन नहीं होती है। ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक होती है, विभज्योतक जो होता है उनकी कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित होती है। मेरिस्टेमेटिक जो या विभज्योतक है उनका मुख्य कार्य क्या है? उनका मुख्य कार्य है वृद्धि को करना। जो विभज्योतक होते हैं उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील होती है। क्रियाशील होने का मतलब क्या है?
कि उनकी कोशिका द्रव्य क्या होती है, सघन होती है। कोशिका द्रव्य क्या होती है, सघन होती है। अब चलो बात को हम लोग समझते हैं कि जो बात करें कि जो है विभज्योतक जो उत्तक होती हैं उनकी जो है कोशिका क्या होती है, क्रियाशील होती है। अगर क्रियाशीलता की बात करें, एक्टिवनेस की बात करें, तो मान लो कि एक कोशिका है जिसकी कोशिका भित्ति मोटी और दूसरी जिसकी कोशिका भित्ति क्या है, जो है उतनी मोटी नहीं है। तो हम लोग क्या पाएंगे कि जो मोटा होगा, जिसकी कोशिका भित्ति मोटी होगी, वह ज्यादा क्या होगा, एक्टिव नहीं होगा, वो ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। जबकि जिसकी जो कोशिका भित्ति पतली होगी वो क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। यानी कि अब आप भी बताइए, आप लोग बताओ बच्चों कि ये है, यह जो है मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक जो कोशिका होती है, उसकी जो कोशिका होती है वो क्या हम लोग कहें कि एक्टिव होती है। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि उसकी कोशिका भित्ति, उनकी कोशिका भित्ति मोटी होगी कि पतली होगी, पतली होगी। और इसकी कोशिका भित्ति क्या होगी, कोशिका भित्ति क्या होगा, वो क्या होगा, मोटी। कोशिका भित्ति क्या होगा, मोटी होगी। अब देखो चौथा बात, चूंकि ये जो विभज्योतक है इसकी कोशिका क्या होती है, एक्टिव होती है। क्या होती है, एक्टिव होता है। अच्छा, जो लोग एक्टिव होते हैं उसे उन्हें चीजों को जमा करने की जरूरत नहीं होती, और जो एक्टिव नहीं होते उनमें चीजों को जमा करने की जरूरत होती है। तो जमा करने की जरूरत किसमें होती है, जो एक्टिव नहीं होते। तो एक्टिव कौन नहीं है, तो वो अस्थाई ज्यादा एक्टिव, अस्थाई की कोशिकाएं क्या है, एक्टिव नहीं होती। और जो है विभज्योतक की होती है वो क्या होती है, एक्टिव होती है। तो कहने का मतलब है कि ये एक्टिव नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, इसमें जमा करने के लिए रसधानी यानी कि वैक्यूल की उपस्थिति होती है। जबकि इन्हें जमा करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें रसधानी की उपस्थिति नहीं होती। रसधानी यानी कि वैक्यूल की उपस्थिति नहीं होती है, रसधानी की उपस्थिति नहीं होती। तो बात को समझे, एक बार दोहराए बच्चों कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि जो पादप उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, पहला हो गया विभज्योतक और दूसरा क्या हो गया, अस्थाई, मेरिस्टेमेटिक और परमाणु। जो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक होते हैं उनकी कोशिका क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है, उनकी कोशिकाएं विभाजित हो सकती है। जो अस्थाई होती है उनकी विभाजित नहीं हो सकती। जो मेरिस्टेमेटिक है उनका मुख्य कार्य क्या है भाई, उनका मुख्य कार्य है पौधों की वृद्धि में मदद करना। और जो अस्थाई है उनका मुख्य कार्य क्या है कि पौधों को सहायता प्रदान करना, पौधों को रक्षा करना और पौधों में चीजों का क्या करना, संवहन करना। ये कार्य कौन करता है, अस्थाई। जो मेरिस्टेमेटिक जो हम लोग बात करें, मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक जो होते हैं उनकी कोशिकाएं क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है। उनकी जो कोशिका द्रव्य होती है वो क्या होती है, सघन होती है। कोशिका द्रव्य क्या होती है, सघन होती है। चूंकि सघन होती है इसीलिए वो क्या होती है, एक्टिव होती है। उनकी कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या होती है, वो पतली होती है। और उनमें क्या होता है, उनमें रसधानी की उपस्थिति नहीं होती है, रसधानी यानी वैक्यूल की उपस्थिति नहीं होती है। जबकि जो अस्थाई उत्तक होते हैं, अस्थाई पादप उत्तक क्या होते हैं, तो अस्थाई पादप उत्तक वो होते हैं जिनकी कोशिका विभाजित नहीं हो सकती है।
जिनकी कोशिका विभाजित नहीं हो सकती। अच्छा, कोशिका विभाजित नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि और उनका मुख्य कार्य क्या है? उनका मुख्य कार्य है सहायता प्रदान करना, रक्षा करना और सम्मान करना। ये जो अस्थायी ऊतक है, इनकी कोशिका क्या होती है? इनकी कोशिका जो होता है कम क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील होने का क्या कारण है कि इनकी कोशिका द्रव्य जो है उतनी सघन नहीं होती है। कम क्रियाशील क्यों है? क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। और चूंकि कम क्रियाशील होती है, इसलिए उनमें क्या है? उनमें जो है जमा करने की प्रवृत्ति होती है, और जमा करने की प्रवृत्ति के लिए उसमें क्या होता है? रासायनिक की उपस्थिति होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि क्या कहते हैं विभोज्योतक और अस्थायी जो है पादप कोशिका है, उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि जो पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, और एक एक करके हम लोग अभी इनके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो है विभज्योतक और अस्थायी पादप ऊतक के बीच में क्या है अंतर को समझा। अब दोनों को हम लोग जो है बारी बारी से इनके प्रकार को हम लोग समझते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, यानी कि विभज्योतक पादप ऊतक के बारे में पढ़ा। तो ये जो विभज्योतक पादप ऊतक है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला क्या हो गया? एपिकल। क्या हो गया? एपिकल। पहला क्या हो गया? एपिकल। एपिकल मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिरस्थ। क्या बोलेंगे? सिरस्थ। दूसरा लैटरल। क्या हो गया? लैटरल, यानी कि पार्श्वस्थ। और तीसरा क्या है? इंटरकैलरी। क्या हो गया? इंटरकैलरी, यानी कि अंतर्वेशी। तो बच्चों ये जो मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक होते हैं, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो बात को हम लोग समझते हैं कि ये जो है सिरस्थ यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक किसे कहते हैं, लेटरल किसे कहते हैं, और इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी किसे कहते हैं। तो देखो ये तीनों क्या है बच्चों? ये तीनों जो है विभज्योतक का उदाहरण है। और हम लोग ये बात को समझते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू या जो विभज्योतक पादप ऊतक होते हैं, वो पादप में हर एक जगह नहीं पाए जाते हैं, वो किसी विशिष्ट जगह स्थिति में पाए जाते हैं। तो उनका पोजीशन क्या है पादप में, उनका जगह क्या है, उनके जगह के अनुसार से ही उनका जो है वर्गीकरण किया गया है। तो कुछ जो विभज्योतक होते हैं वो पादप के सिरस्थ, देखो ये क्या है, यह एक पादप है और यह इसका सिरस्थ है, ये सबसे ऊपर, ये क्या है जो टॉप में चीज है वो क्या है, सिरस्थ। यहां इस सिरस्थ भाग में जो तुम्हारा जो विभज्योतक पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिरस्थ जो है पादप, सिरस्थ विभज्योतक पादप ऊतक कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अच्छा बात को समझो बच्चों
कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू है इसकी कोशिकाएं जब विभाजित होगी, तो अगर विभाजित होगी तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इसमें लंबाई जो है इसकी बढ़ेगी। तो पादप की जो लंबाई बढ़ती है, लंबाई किसके कारण बढ़ती है, तो ये बढ़ती है शिरस्थ जो है तुम्हारा विभज्योतक पादप होता है के कारण बढ़ती है। यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू के कारण क्या होता है कि पौधों की लंबाई बढ़ती है। पौधों का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसकी लंबाई किसके कारण बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है, शिरस्थ विभज्योतक के कारण बढ़ती है। यह शिरस्थ जो है, और शिरस्थ जो विभज्योतक होता है और कहां पाया जाता है, तो जो तुम्हारा मूल होता है, जो जड़ होता है, जड़ का जो अंतिम छोर होता है, वहां पे भी कौन सा पाया जाता है, वहां पर भी पाया जाएगा शिरस्थ। क्या पाया जाएगा, शिरस्थ। तो शिरस्थ मतलब क्या, मान लेते हैं कि यह क्या है, एक पादप है, ये क्या है, एक पादप है ना। तो जो विभज्योतक तुम्हारा जो है तने या मूल के शीर्ष पे पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शिरस्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, शिरस्थ। ये क्या हो गया, शिरस्थ। तो शिरस्थ जो है विभज्योतक कहां पाया जाता है, कि जो है तना और मूल के शीर्ष पे पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, ये तना और मूल के लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ लेटरल या पार्श्वस्थ। तो देखो यह भाग में ये क्या कहलाएगा, लेटरल। क्या कहलाएगा, लेटरल या पार्श्व भाग कहलाएगा। अगर यह पौधा है तो ये पौधा का जिस तरह से हम चौक चला रहे हैं, ये क्या है, ये लेटरल भाग है, यानी कि पार्श्व भाग है। ये क्या है, पार्श्व भाग है। अब इस भाग में अगर उपस्थित कोशिका विभाजित होगी, तो विभाजित होने के बाद वो इस तरह से बढ़ेगी, यानी कि इस तना का मोटाई जो है किसके कारण बढ़ेगा, कि यहाँ जो पार्श्व भाग में जो विभज्योतक जो है उपस्थित है, वो अगर विभाजित होगी तो इसकी क्या बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। ठीक है। तो किसी जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि कैसे होती है, तो किसी जड़ या तने का जो है मोटाई जो है वो क्यों बढ़ता है, मोटाई जो है बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है, तो वो पार्श्वस्थ क्या है, पार्श्वस्थ विभज्योतक, पार्श्वस्थ विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण क्या होता है, बढ़ता है। और तीसरा जो है हम लोग बात करें तो इंटरकैलरी। ये क्या है, इंटरकैलरी। तो देखो इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी। अब देखो ये पादप, अब ये पादप जो है, ये पादप में यहाँ पे देखो, यहाँ एक जोड़ है, ये ब्रांच है, ये तना है, और यहाँ क्या है, जोड़ है। इस जोड़ पे क्या है, इस जोड़ पे जो है विभज्योतक उपस्थित है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्वेशी विभज्योतक कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पौधों में अलग अलग जगह पे क्या है, विभज्योतक पाया जाता है। तो जो विभज्योतक जो है तने एवं मूल के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शिरस्थ कहते हैं। शिरस्थ विभज्योतक कहते हैं। शिरस्थ विभज्योतक का कार्य क्या है, शिरस्थ विभज्योतक जो है तने एवं मूल का क्या करती है, तना एवं मूल का क्या करती है, उनका वृद्धि कराती है। तो तना और मूल के लंबाई में जो वृद्धि होती है वो कौन कराता है, वो कराता है, कौन कराता है, शिरस्थ। वो कौन कराता है, शिरस्थ विभज्योतक। पार्श्वस्थ जो विभज्योतक होता है वह क्या करता है, वो तने और मूल की मोटाई को बढ़ाता है, में वृद्धि करता है। तो तना एवं मूल की मोटाई में जो वृद्धि है वो कौन कराता है, वो कराता है पार्श्वस्थ विभज्योतक। और इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशी, जो पौधों में ये जो है, इनकी जो शाखाएं, इनकी शाखाओं में वृद्धि कौन कराता है,
तो शाखाओं में वृद्धि का जो है कार्य जो है वो कौन कराता है? अंतर्वेशी यानी कि इंटर कैलरी विभज्योतक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों कि पादप में मुख्यतः 3 प्रकार के विभज्योतक पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो है इनका वर्गीकरण किस तरह से है? हुआ है इनके उपस्थिति के अनुसार हुआ है। तो जो विभज्योतक जो है तना एवं मूल के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं उन्हें शीर्षस्थ कहते हैं। जो पार्श्व भाग में पाए जाते हैं उन्हें पार्श्वस्थ कहते हैं। और जो क्या कहते हैं, जो शाखाओं के पद में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंतर्वेशी विभज्योतक कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज जो है बात को समझा कि विभज्योतक पादप ऊतक जो है कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है अस्थाई ऊतक के बारे में समझेंगे। उससे पहले बच्चों कुछ जो है आपके लिए कुछ क्या है गृह कार्य है। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। तो बच्चों इस वीडियो के आधार पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन गृह कार्य के रूप में दिया जा रहा है। इसको अच्छी तरह से आप अपने भाषा में लिखेंगे। तो अपनी भाषा में लिखें। इससे पहले मैं हर एक क्वेश्चन को एक बार आपको समझा दे रहा हूं, उसके उत्तर को भी बता दे रहा हूं। काम सिर्फ आपका इतना है कि फिर से उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। और इस 5 सवाल को अगर आप अपने मन से सही तरीके से आप लिख लेते हैं, इसका मतलब आपने जो इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा है, इस क्लास को अच्छी तरह से समझा है। तो पहला सवाल क्या है बच्चों कि ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? व्हाट इज टिश्यू? तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि ऊतक क्या है। तो वैसी कोशिकाओं की का समूह जिनकी उत्पत्ति, बनावट एवं कार्य क्या हो, एक समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा सवाल क्या है कि जीवधारियों में ऊतक का निर्माण क्यों होता है। तो हम लोगों ने बात किया है कि जो है हर एक ऊतक का क्या होता है? एक विशिष्ट कार्य होता है। तो कोशिकाओं का समूह जो है एक विशिष्ट कार्य को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। और इससे क्या फायदा होता है कि जीवधारियों में क्या होता है? कार्य का विभाजन हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीवधारियों में ऊतक का निर्माण क्यों होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो हम कहेंगे कि जीवधारियों में ऊतक का निर्माण कार्य के विभाजन के लिए होता है, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए होता है। और डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि कार्य के विभाजन से क्या होता है? जीवधारियों में सभी कार्य जो है अच्छी तरह से संपादित होती हैं। तीसरा सवाल क्या है कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक एवं अस्थायी। विभज्योतक वो होते हैं जिनकी कोशिका विभाजित होती है, एवं अस्थायी वो होती हैं जिनकी कोशिका विभाजित नहीं होती है। इस प्रकार पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक एवं अस्थायी। और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों कि विभज्योतक एवं अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो विभज्योतक एवं अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में जो है क्या अंतर होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बात को सीखा है कि विभज्योतक ऊतक की कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है। इनकी कोशिका क्रियाशील होती है, इनमें क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इनकी कोशिका द्रव्य क्या होती है? सघन होती है। इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। एवं इनमें रसधानी की उपस्थिति नहीं होती है। जबकि अस्थायी ऊतक की कोशिका क्या होती है? अस्थायी ऊतक की कोशिका जो है विभाजित नहीं होती है। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत
कम होती हैं, इनकी कोशिका द्रव्य उतने सघन नहीं होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, एवं इनमें क्या होता है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते हैं इसलिए इनमें राजधानी की उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार हम इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं बच्चों। और जो अंतिम सवाल जो आपके लिए है कि विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो इस बात को हम लोगों ने अच्छी तरह से बात को समझा है कि विभज्योतक उत्तक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो मूल और तने के शीर्ष में होते हैं उन्हें शिरस्थ कहते हैं, जो मूल और तने के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं उन्हें पार्श्वस्थ कहते हैं, जो शाखाओं के पर्व में पाए जाते हैं उन्हें अंतर्वेशी कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से मैंने सवाल का जवाब ही बता दिया। काम सिर्फ आपका इतना है कि इन 5 सवालों को अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।